नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री जोशी एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने पंचांग के बारे में आपको सिखाने की बात कही थी और पंचांग के 5 अंग बताए थे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीज़ों से मिलकर पंचांग बनता है और पंचांग का प्राथमिक परिचय आपको दिया था। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने पंचांग घर में रख लिया होगा। तो आज अपन देखते हैं कि पंचांग के जो प्रथम अंग है, 5 अंकों में से प्रथम अंग तिथि सबसे महत्वपूर्ण है, उसका आपके साथ विस्तृत विवेचन करेंगे और इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तिथि क्या है, तिथि कैसे बनती है, इसकी क्या परिभाषा है, ये आपको विस्तार से मैं बताती हूँ। चंद्रमा और सूर्य, जो आप दैनिक गति के हिसाब से आप चंद्रमा और सूर्य को देखते हैं, तो चंद्रमा की जो अमावस्या के साथ घटने बढ़ने की जो कला है, उस हिसाब से चंद्रमा और सूर्य की दूरी का जो अंतर है उसको एक तिथि कहते हैं। तिथियां 15 हैं, 1 से लेके 15 तक तो पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 30 तिथियां बनती हैं। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। हर महीने में पंचांग में आप देखते हो कि शुक्ल पक्ष दिया रहता है और कृष्ण पक्ष दिया रहता है। 15 तिथियां एक इधर दी जाती है और 15 तिथि पीछे दी जाती है। उसमें एकम से लेके और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा 15 तिथियां होती है और फिर एकम से लेके अमावस्या तक 15 तिथियां होती हैं। 1 से 15 तक होती हैं। इनके क्रमशः जो नाम है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। प्रतिपदा का नाम है नंदा, द्वितीया का नाम है भद्रा, तृतीया का नाम है जया, चतुर्थी का नाम है रिक्ता और पंचमी का नाम है पूर्णा। इसी तरह से षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी वही क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। और इसी तरह से आगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक वही तिथियों का नाम वापस क्रमशः रिपीट होता रहता है, जिसमें पहला फिर से सुन लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। और इन तिथियों के यथा नाम तथा ही गुण, जैसे पहले मैंने आपको चर्चा की थी वैसे ही हैं। तो इन तिथियों में जो जो अपन काम करते हैं वो इन तिथियों के नाम के अनुरूप ही फलदायी होते हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा परिभ्रमण रहता है, उस तिथि को अमावस्या कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा की आमने सामने की स्थिति को पूर्णिमा कहते हैं। आप देखते हैं पूर्णिमा को पूर्वी क्षितिज के ऊपर पूर्ण चंद्रोदय दिखाई देता है और पश्चिम में अस्ताचल की ओर सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसी पूर्णिमा से धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षय होते होते अमावस्या तक पहुंच जाती है और द्वितीया के नया चंद्रमा फिर से उदय होता है और फिर कलाएं बढ़ती है, फिर पूर्णिमा होती है। इस तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष हर महीने में होते हैं। पंचांग गणित में प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, पूर्णिमा 15वीं तिथि है और अमावस्या 30वीं तिथि है। नवमंडल में रिक्तता नहीं है, अतः कोई तिथि क्षय नहीं होती। 6 तिथि संज्ञा नाम दिया गया है। जब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 24 घंटे की अवधि में 3 तिथियों का स्पर्श हो जाता है, तब मध्य वाली तिथि की संज्ञा 6 कहलाती है। जब कोई तिथि 3 दिन तक स्पर्श करती है तो उसकी वृद्धि संज्ञा कहलाती है। लोक व्यवहार में इसे जैसे अपन कहते हैं ना, 2 एकादशी है, 2 षष्ठी है, 2 द्वादशी है, इस तरह से कहलाती है। मुहूर्त ज्योतिष में तिथि वृद्धि और तिथि क्षय दोनों ही तिथियां शुभ कार्य में त्याज्य है, वर्जित है। जैसे मान लीजिए 2 षष्ठी है, उस दिन अपन को कोई नया काम शुभ काम नहीं करना चाहिए, या कोई तिथि क्षय हो गई तो उस दिन अपन को शुभ काम नहीं करना है। तिथि वृद्धि के समय एक दिन उस तिथि का मान 60 घटी तक हो सकता है, वही उस दिन की वास्तविक तिथि मानी जाती है। पक्ष बल के अनुसार अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समझने में बहुत बड़ी भ्रांति है, उसका आज मैं आपको विस्तृत वर्णन करके उस भ्रांति को दूर करने की चेष्टा करती हूँ। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही अंधेर पक्ष शुरू हो गया, शुभ काम नहीं कर सकते। जबकि आप क्षितिज पे देखते हो कि पूर्णिमा के दूसरे दिन एकम को भी चंद्रमा उतना ही बड़ा दिखाई देता है।
तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है, ये सिर्फ चंद्रमा के दूसरे दिन पूर्णिमा के प्रतिपदा होते ही अंधेर नहीं चालू हो जाता। ये चंद्रमा पूर्ण बली रहता है वो पूर्णिमा के 6 दिन पहले और 6-7 दिन बाद तक पूर्ण बली रहता है। और इसी तरह से अमावस्या के 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद में ये अंधेर पक्ष इसको बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समाज में भ्रांति है कि पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही इसको अंधेर पक्ष मान लिया जाता है और 7 दिन तक शुभ कर्मों का कोई भी अनुष्ठान आदि का कार्य संपन्न लोग नहीं करते हैं। ये भ्रांति समाज में जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस भ्रांति को मिटाने की मेरे साथ साथ चेष्टा कीजिए, क्योंकि अंधेर पक्ष उसको कहते हैं जो अमावस्या के करीब चंद्रमा जो है वो क्षीण हो जाता है और अमावस्या के बाद पंचमी से चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने लगती है। पृथ्वी पर जब तक चंद्रमा की किरणें नहीं आती हैं, जब से कमज़ोर हो जाता है चंद्रमा, तब से ही अंधेर पक्ष माना जाता है। इसलिए शुभ कार्य में पूर्णिमा के 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन बाद तक अपन शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई अंधेरा नहीं होता, कोई अंधेर पक्ष नहीं होता। कोई तिथियों के नाम सामान्यतः आपको सर्वविदित है, फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 30वीं तिथि को कहते हैं अमावस्या। पूर्णिमा को इन तिथियों के जैसे नाम हैं, जैसे इनके काम है, वैसे वैसे जैसे पूर्णिमा तिथि है, अभी मैंने आपको बताया जिस तिथि का नाम पूर्णा है उसमें अपन कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो शुभ होता है। अब अमावस्या तिथि को सिर्फ पितरों का कार्य किया जाता है, उसके अलावा कोई यात्रा, कोई शुभ कार्य जो है वो अमावस्या को वर्जित है। वो इसीलिए वर्जित है क्योंकि हमारे यहाँ पे चंद्रमा को मन का प्रधान तत्व माना गया है। चंद्रमा मनसो जागतक्षो सूर्यो अजायत है। तो चंद्रमा की जो गति है, उसकी जो दैनिक प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती है, उससे मन का बढ़ना और घटना होता रहता है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा क्षीण रहता है। तो चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, इन तीनों को कोई भी शुभ कार्य जहाँ तक हो सके टालने की चेष्टा करनी चाहिए। अति आवश्यक में तो शुभ के चौगड़िए जो भी है पंचांग में अपन रास्ते निकालते ही रहते हैं। बाकी ये 3 दिन अमावस्या के पहले दिन की चतुर्दशी और अमावस्या के बाद की प्रतिपदा, इनको तीनों को शुभ कार्य जो है वो पंचांग में, ज्योतिष में, शास्त्र में, मुहूर्त में वर्जित है, नहीं लिए जाते हैं। इसी तरह से पूर्णा जो तिथि है, पूर्णिमा के पहले चतुर्दशी को चंद्रमा पूर्ण बलि रहता है और पूर्णिमा को रहता है और प्रतिपदा को रहता है चंद्रमा। तो उनमें जितने भी आप शुभ काम करते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि मन बलवान रहता है। यही एक चीज़ अपन समाज में समस्याओं को देखते हैं। कौन सी समस्या? सुसाइड जैसी एक समस्या है समाज में। वो क्यों होती है? ये चंद्रमा पूर्ण बलि होता है, जिसके केतु अस्थिर रखते हैं वो पूर्णिमा के आसपास सुसाइड कर लेते हैं ऐसे लोग। और अमावस्या के निकट जो है, ये अमावस्या की तिथि में चंद्रमा बिल्कुल ही कमज़ोर रहता है, तो ये विषैला पदार्थ राहु से ग्रसित होता है। तो विषैले पदार्थ खा के, जहर जैसे खा के लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो चंद्रमा अपने समाज में, ज्योतिष में चंद्रमा को मेन धुरी माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन की वजह से ही इंसान की समस्याएं होती है। कई बार देखिए अपना मन बहुत उत्साह और उमंग में भरा रहता है, तो पूर्णिमा के आसपास जो है वो व्यक्ति, वनस्पति, ये सब अत्यधिक प्रफुल्लित रहती है। और अमावस्या के आसपास देखिए मन में भी तनाव रहता है, अनावश्यक भय भी रहता है, क्योंकि वो चंद्रमा की कमज़ोर किरणें, चंद्रमा का उदय नहीं होना, ये स्थिति होती है। इसलिए आप शुभ कार्य जो है वो पूर्णिमा के पहले दिन की चतुर्दशी और पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा को कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अलग अलग तिथियों का अलग अलग वारों के साथ अलग अलग संबंध है, अलग अलग तिथियों के अलग अलग स्वामी हैं। कौन सी तिथि किस दिन अच्छी शुभ फल देती है, कौन सी तिथि किस दिन अशुभ फल देती है, ये सब आपको एक सारणी के माध्यम से आप उसको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे शनिवार है, शनिवार को रिक्ता तिथि, नवमी रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि में कोई काम अपन नहीं करते, और जो ही रिक्ता तिथि शनिवार या मंगलवार को आती है उस दिन वो सिद्धि योग बन जाता है। तो इस तरह की योग जो है वो आपको एक सारणी के माध्यम से दिए जाएंगे, उसके माध्यम से आप समझ लीजिएगा और अपने दैनिक जीवन में तिथियों का क्या महत्व है वो आप देखिएगा।
क्योंकि हर तिथि का अलग अलग महत्व है, अलग तिथि के अलग अलग स्वामी हैं, कौन सी तिथियां शुभ हैं, कौन सी अशुभ है, ये उस सारणी के माध्यम से आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। जैसे इन तिथियों का जो नाम है, इनका स्वामी है, इनका शुभ अशुभ प्रभाव है, वो सब तिथियों, ये जो सारणी स्क्रीन पे चल रही है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रतिपदा तिथि है, इसका नाम है वृद्धि, इसका फल है सिद्धिदात्री, इसका स्वामी है अग्नि, संज्ञा है इसकी नंदा, जैसे मैंने बताया था नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस तरह से ये इनकी संज्ञा है। और इनका फल शुभ अशुभ फल दिया हुआ है और वर्जित पदार्थ और कर्म भी दिए हुए हैं। ऐसे ही तिथियों के संदर्भ में एक और भ्रांति मैं आप लोगों की क्लियर कर देती हूँ कि इसमें अलग अलग तिथियों की अलग अलग समय पर और व्यवस्था दी जाती है। जिस तरह से अपन चंद्रोदय देखते हैं, चतुर्थी व्रत करती हैं, तो इसमें मान लो व्रत तो तृतीया में रहता है, लेकिन चंद्रोदय के समय वो तिथि है वो चतुर्थी आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे एकादशी है, कई बार 2 एकादशी हो जाती हैं, तो उसमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ रहता है वैष्णव और स्मार्त। तो सामान्य जो गृहस्थी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, कुछ भी हो, सामान्य जो गृहस्थी है उनको द्वादश तिथि को स्पर्श करती हुई एकादशी है वो व्रत करना रहता है। और जो साधु सन्यासी हैं, स्मार्त लोग हैं, वो 10वीं वाली एकादशी करते हैं। तो अलग अलग समय पे, जैसे अपने अमावस्या है, तो अमावस्या 2 तरह से मनाई जाती है, एक तो देवपितृ कार्य होते हैं और एक सतियों के कार्य होते हैं। तो अपने शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अपने जो पितर लोग हैं वो चतुर्दशी को ही आ जाते हैं। तो चतुर्दशी और जिस दिन अमावस्या रहती है उसी दिन उन पितरों का कार्य होता है। और इसी तरह से जैसे अपन अष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्म आता है, तो 2 अष्टमी, आजकल 2 व्रत होते रहते हैं, सब पंचांगों में 2 व्रत देते हैं, तो अपन को कौन सा करना चाहिए, ये अपन संदेह में हो जाते हैं। तो इसमें जिस रात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहता है, भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो जिस रात्रि को रोहिणी नक्षत्र रहता है उस दिन ही व्रत होता है, न कि फिर अगले दिन की अष्टमी को, क्योंकि वो नक्षत्र बदल जाते हैं। इस तरह से तिथियों में देखने में, समझने में आपको इस स्क्रीन पे चल रही ये सारणी है, ये देखने में मदद करेगी। और बाकी पंचांग में आप देखेंगे तो सूर्योदय कालीन तिथि तो शुभ कार्यों में ली जाती है, और इससे आगे अपन चलते हैं तो तीसरे, तो उस समय का सबसे बड़ा महत्व है। शास्त्र में एक नियम दिया हुआ है ज्योतिष में, पंचांग में, कि पितर लोग जो हैं वो मध्याह्न में अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो 11 से लेके 1 बजे तक का जो समय है, उस समय जो तिथि, जिस समय उन्होंने जिस तिथि को शरीर छोड़ा है वो तिथि मध्याह्न में स्पर्श करती है, उस समय अपन को श्राद्ध निकालने चाहिए। जैसे मान लीजिए, अपन उदाहरण से बताती हूँ आपको कि अपन को पूर्णिमा का श्राद्ध निकालना है। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा यदि 8 बजे तक ही है तो अपन को वो श्राद्ध चतुर्दशी में ही निकालना रहेगा, क्योंकि पंचांग में दिखाया रहता है कि चतुर्दशी इतने घंटा और इतने मिनट तक है, उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है। तो ये पंचांग में तिथियां आपको घटिपल दिए तिथियों के सामने जस्ट कॉलम में आप देखेंगे तो जैसे प्रतिपदा तिथि है उसके साथ ही वार दिया हुआ है, ऊपर इनके इंडिकेट में इनके संकेताक्षर दिए हुए हैं ऊपर, और नीचे वार दिया हुआ है। तो घटिपल आप ना भी समझ पाए तो घंटा मिनट तो आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई ये तिथि है। जैसे प्रतिपदा है तो वो 17:26 तक है, तो ये इसमें रेलवे स्टैंडर्ड टाइम दिया रहता है। 17 का मतलब हो गया 12 में आप 5 जोड़ लीजिए तो 17 हो जाएगा। इस तरह आप ये तिथियों का निर्धारण अपने घर पे कर सकते हैं, और इनमें कब अपन को शुभ कार्य करने हैं, कब कोई कार्य त्याज्य है, कब ये वृद्धि है, कब क्षय, कब एकादशी करनी चाहिए, कब प्रदोष है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको तिथियों से समझने से आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे अपने क्या होता है, संतानोत्पत्ति के लिए भी पूर्णिमा, पूर्णा तिथि, बलि, चंद्रमा, इनमें यदि स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तो गर्भाधान में बच्चा अच्छे दिमाग वाला, सुंदर, स्वस्थ होता है। अमावस्या के निकट जो है वो स्त्री पुरुष का संसर्ग भी अपने शास्त्रों में वर्जित किया हुआ है, क्योंकि अमावस्या अंधेरी मानी जाती है, अंधेरा और चंद्रमा बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसे जातकों का मन बहुत कमज़ोर होता है, और अमावस्या के निकट जो जन्मते हैं उनका भी चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसी मन स्थिति कमज़ोर होती है तो आदमी, व्यक्ति कोई भी तरह के जीवन में निर्णय लेने में डावाडोल रहता है।
इसलिए तिथियों का उनके नाम से, उनके योग से, सब तरह के संबंध जो हैं अपने ज्योतिष में, अपने दैनिक जीवन में, यदि ये देख के अपन करें तो अपन को बहुत कुछ जीवन में सफलताएं भी मिलती हैं और अपन अनावश्यक तनाव से बच जाते हैं। अब देखिए, जैसे आजकल बहुत प्रचलित है गुरु पुष्य, रवि पुष्य, लेकिन गुरु पुष्य योग खाली गुरुवार को ही होता है। उसी तरह से ये जो तिथियां हैं, इनमें रवि और सोमवार को पूर्णा तिथि हो तो अमृत योग होता है, मंगलवार को भद्रा हो तो अमृत योग होता है, गुरुवार को जया तिथि हो तो अमृत योग होता है, शुक्रवार को रिक्ता तिथि हो और बुधवार और शनिवार को नंदा तिथि हो तो अमृत सिद्धि योग माना जाता है। यानी रविवार और सोमवार को पंचमी, दशमी और पूर्णिमा हो तो आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। मंगलवार को भद्रा तिथि में आता है अपने द्वितीया, षष्ठी और द्वादशी। इस तरह के उदाहरण ये अमृत सिद्धि योग हैं। जैसे गुरु पुष्य योग बताया, वैसे ही ये अमृत सिद्धि तिथियां हैं। इन योगों में कार्य करते हैं, शुभ तो पूर्ण होता है, शुभ चीज़ें खरीदना होता है, वो भी सब सही होता है। तो आपने अभी देखा पंचांग का सर्वप्रथम अंग जो है 5 में से एक प्रमुख तिथि, उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। तिथियों के जो नाम है वो है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये भद्रा तिथि का नाम है। और जो एक भद्रा अलग होती है, उसका प्रकरण भद्रा का अपन अलग से चर्चा करेंगे उसकी। और तिथियों के यथा नाम तथा गुण और उनके स्वभाव, उनका घटना बढ़ना और तिथियों में क्या काम शुभ किया जाता है, कब कैसे किया जाता है, ये आपने अभी सुना। अब अपन नेक्स्ट पंचांग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं कि ये पंचांग और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। क्योंकि सभी के पास तो जन्मपत्री बनी हुई नहीं होती। तो कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारा नाम से ही बता दीजिए। तो नाम से बताने का, देखने का ये होता है कि इसमें पंचांग में हर नाम के अपनी राशियां दी हुई रहती है और राशियों के हिसाब से हर साल का मास तथा देखने की एक सारणी बनी हुई होती है। वो अलग अलग पंचांगों में अलग अलग पृष्ठ पे हो सकती है। तो आप उसको विषय सूची में जाके हेडिंग देख सकते हैं और उसमें मेष से लेके मीन तक 12 राशियों के हर महीनों के 2-2, 1-1 महीनों के फलादेश सूक्ष्म रूप में दिए हुए रहते हैं। तो उसमें जैसे मेष से लेके मीन राशि तक के 12 कॉलम बने हुए हैं और उनमें नीचे स्क्वायर में दिए हुए रहते हैं। इनके संकेताक्षर है जैसे चे, शु, सुद, तो चैत्र सुदी, सूर्य दशा उतर के और दशा प्रारंभ, 50 दिन की प्रारंभ, किसी 30 दिन की, इस तरह के उदाहरण दिए हुए रहते हैं। ये आप पंचांग स्वयं पढ़ेंगे, उससे आपके समझ में आ जाएगा। जहां आपको नहीं समझ में आए वहां आप हमको पूछ सकते हैं। तो पंचांग में प्रथम परिचय आपको तिथि का दिया गया है। नक्षत्र की अगले एपिसोड में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और पंचांग घर में आप ले आए होंगे, नहीं लेके आए हैं तो आप लेके आइए, ताकि सीखने में, देखने में आपको सुविधा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।